कि हम कहते हैं ना, मैंने कहा मैंने दिल्ली नहीं आना, लेकिन हमारी प्लानिंग में और उसकी प्लानिंग में बहुत फर्क होता वही है जो उसने प्लान किया हुआ होता। उसने प्लान किया हुआ था बेटे तेरे को दिल्ली जाना है, और वो बंदा उसने पहले बिठा दिया था यहाँ दिल्ली में, और राजेंद्र खुराना मेरे को लगता है मेरे लिए ही आया था यहाँ। नमिता ने अप्लाई कर दिया, खैर उसका सिलेक्शन हो गया, वो उसकी भी जॉब लग गई। तो मई में मैंने शिफ्ट किया था। तो मेरे को जो एक बिल्डर का मैं काम कर रहा था, वो मेरे को कहने लगे विनोद तेरे को एक सोसाइटी की मेंबरशिप दे देते हैं। उस टाइम शायद 20 लाख रुपए का 3 बेडरूम या 4 बेडरूम मिलता था, प्रीमियम होता था, ऊपर 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए। आम आदमी ट्रैप कैसे होता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। घर के बाहर जी दोपहर को सीबीआई वाले एक नोटिस लगा के चले। अच्छा। फोन मेरा नीचे जमा कर लेते थे और मेरे को ऑफिस के बाहर बिठा देते थे। अच्छा। हाँ, विनोद बाहर बैठते हैं बुला लेने उन्हें, 2 कांस्टेबल आके मेरे पीछे खड़े हो गए। अच्छा। हाँ, पता लगेगा कि डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। फर्म ओरिजिनल है, बिल ओरिजिनल है, सब कुछ ओरिजिनल है। अब सीफो अगले ने डुप्लीकेट दे दिया तो मेरी क्या गलती है इसमें? डिपार्टमेंट ने तो एक नोटिस भेज दिया आपको। अब आपकी ड्यूटी है कि आप उसको कैसे डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई करोगे, कैसे कानून के हिसाब से चलोगे। वो सारी चीजें बड़े समझ से परे की बातें हैं। छोटे लेवल पे अगर आप हो तो आप पैसा कमा, जिंदगी ठीक ठाक काट सकते हो आप रो पीट के, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया। या तो आपको गलत होना पड़ेगा। पैसे जमा करवाए मेरे अकाउंट में 17 लाख रुपए में हो जाता बेईमान। उस वक्त मेरे को 1995 में मिलते लगभग 10-12 लाख रुपए। अब सीबीआई वाला केस था, मैं ये सच बात है कि मैं जो मांगता मिलता, मेरे को मिल जाता, जो मांगता मिलता। दोस्तों, कैसे जींद के रहने वाले एक शख्स नापसंद करते हुए दिल्ली को फिर भी दिल्ली पहुंच जाते हैं। उसके बाद कैसे वो अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं और दिल्ली में उन्होंने पहली नौकरी कौन सी की, इन सभी सवालों का जवाब इस एपिसोड में हम जानेंगे विनोद शर्मा जी से, जिन्हें हम कह रहे हैं एक्सीडेंटल बिजनेसमैन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक एक्सीडेंटल बिजनेसमैन के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके हमारे चैनल पर पहले के एपिसोड्स देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। सर कैसे हैं आप? हाउ यू? बहुत अच्छे, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। सर अब कहानी पहुंच चुकी है दिल्ली में जो है आपने अपनी पहली नौकरी की शुरुआत की। छोटी सी नौकरी थी, उसके बाद आप बिजनेस की तरफ गए। लेकिन मैं वो उसके बारे में बताइए। जैसे हम दिल्ली, अब खुराना साहब ले आए हमारे को दिल्ली, तो उनके फ्रेंड थे लेखराज जी और ब्रिशवान अग्रवाल, उनकी सैनिटरी पेंट हार्डवेयर की शॉप थी यहाँ सेक्टर 7 में, नाहरपुर में, रोहिणी में। वहाँ पे मैंने जॉब की। आप सेल्समैन कह सकते हो, मतलब मेन सामान निकालना, बेचना, लिस्ट बनानी, ये सब कुछ यही काम था वहाँ पे। टैली तब नया नया आया था, तो अकाउंट्स, कंप्यूटर उस टाइम काम आया मेरे को। अब कंप्यूटर सीखा हुआ था तो वो वहाँ पे काम आया मेरे को, अकाउंट्स में टैली सीखा मैंने वहाँ पे। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो पीरियड था 99 से लेके अब 2026 आ गया, ये जो 26 साल का जो एक्सपीरियंस रहा मेरा, अब उसको वो बिजनेस का भी आएगा। मतलब इसमें हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि एक जो आम आदमी होता है ना, चाहे वो नौकरी कर रहा है चाहे वो बिजनेस कर रहा है, वो डिपार्टमेंट्स के साथ कैसे फंसता है, ट्रैप होता है वो बेसिकली। मतलब ना चाहते हुए भी, अगर आप नहीं भी चाह रहे ना, तो भी एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है हमारे यहाँ पे कि आप कहीं ना कहीं तो उलझ ही जाओगे। आप चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपकी उलझन कहीं ना कहीं तो एक ऐसा ताना बाना बना हुआ है सरकारी कामों का। चलिए, नौकरी हमने की वहाँ पे, बहुत अच्छा रहा मेरा वहाँ पे सिस्टम। महीना भर हुआ था मुझे आए हुए, तो नमिता और वैभव जींद थे उस टाइम, मैं अकेला आया दिल्ली। कोरोना ने एक घर दिलवा दिया मेरे को, वहीं रहता था मैं। लगभग 1 महीना के बाद वैकेंसी निकली पीजीटी ज्योग्राफी की सचदेवा पब्लिक स्कूल पीथमपुरा में। तो मैंने फादर साहब से डिस्कस किया, कोरोना से डिस्कस किया। मैंने कहा भी बच्चे भी आ जाएंगे तो अच्छा है। तो फादर साहब बोले बड़ी अच्छी बात है, अगर ये तो अकेले ही रहेंगे यहाँ, तो अकेला वहाँ रहेगा, कोई अच्छी बात तो है नहीं। नमिता ने अप्लाई कर दिया, खैर उसका सिलेक्शन हो गया, वो उसकी भी जॉब लग गई। तो मई में मैंने शिफ्ट किया था। 1 जुलाई को नमिता ने ज्वाइन किया वहाँ पे। किराए पे हमने घर ले लिया, वहाँ एक मिलने वाले थे, उनका घर लिया सेक्टर 3 में, रोहिणी में। तो हमारे वो 3 साल बहुत अच्छे गए अग्रवाल सन्स पे। मतलब ऐसा कोई काम नहीं था जो मैंने नहीं सीखा वहाँ पे। और मैं आपको बताऊँ
मेहनत करने की बात और प्लानिंग की जो बात होती है, हम कहते हैं ना, मैंने कहा मैंने दिल्ली नहीं आना, लेकिन हमारी प्लानिंग में और उसकी प्लानिंग में बहुत फर्क होता है। होता वही है जो उसने प्लान किया हुआ होता। उसने प्लान किया हुआ था, बेटे तेरे को दिल्ली जाना है, और वो बंदा उसने पहले बिठा दिया था यहाँ दिल्ली में, और राजेंद्र खुराना मेरे को लगता है मेरे लिए ही आया था यहाँ। हमने काम किया जी, वहाँ पे बहुत मेहनत की और काम सीखा भी बहुत, रिस्पेक्ट भी बहुत मिली वहाँ पे। मतलब नौकरी करते हुए भी आप ये लगाइए कि 3 साल में ऐसा सिस्टम बन गया था अग्रवाल सन्स पे, शायद ही कोई क्लाइंट को ऐसे लगता हो कि ये आदमी यहाँ पे नौकरी करता है। मतलब वो उनको तब पता चला जब मैं वहाँ से छोड़ के आया, तब लोगों को पता चला कि विनोद तो जॉब करता था यहाँ पे, नहीं तो मैं एज ए फैमिली मेम्बर ही रहा। और ब्रिशवान जी आज भी बड़े भाई की तरह, हमारे मतलब गुरु की तरह ही लगाऊंगा मैं तो उनको। अब 99 से लेके और 2002 तक मैं छोटा छोटा करके बता रहा हूँ कि कहानियाँ तो बहुत हैं, लेकिन छोटी छोटी करके बताना ठीक रहेगा। 2002 में खुराना ने मेरे को कहा भी अब नौकरी हो गई। द्वारका में ना एक हंसराज मग्गू जी दोस्त थे उनके, बोले उनकी एक बिल्डिंग पड़ी है, मैंने ही बनाई है। उसके एक सांडू साहब थे, उनका भाई था छोटा सुरेंद्र, बोला अभी तेरे को भी एडजस्ट कर देंगे, उनको भी कर देंगे, मग्गू साहब पैसे लगा देंगे, मग्गू साहब की बिल्डिंग है। तो मेरे को प्लाई बोर्ड का काम तेरे को समझ में आ गया, और वहाँ पे अभी बहुत काम है। तब द्वारका, अब ये लगाइए कि अभी स्टार्ट ही हुआ था, सोसाइटियाँ बन गई थी, लेकिन अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो मेरे को लगता है पूरी द्वारका में 10, 12, 15 हज़ार फैमिलीज रह रही होंगी उस टाइम। तो बहुत काम था उस टाइम, बेसिकली इंटीरियर के पीरियड से चल रही थी उस टाइम पूरी द्वारका। तो मैंने कहा भी तुम ब्रिशवान जी से बात कर, मैं तो उनको नहीं बोल सकता ऐसे, सारा काम अब देखना होता है वहाँ दुकान पे, क्योंकि काम बहुत किया वहाँ, बहुत काम किया। बोला कोई बात नहीं, वो मैं बात कर लूँगा उनसे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो खुश होंगे, उल्टा तेरा काम शुरू हो रहा है। बोला पैसा वैसा कुछ नहीं लगाना हमने, पैसा भी मग्गू साहब लगाएंगे, बिल्डिंग भी उनकी है, और तुम्हारा तीनों का 33 पैसे हिस्सा रहेगा पार्टनरशिप में। मैंने कहा ठीक है। उसने बात की ब्रिशवान जी से। अब ब्रिशवान जी को अच्छा तो नहीं लगा, क्योंकि काफ़ी कुछ काम, मतलब आप ये लगाओ भी एक ऐसी पोजीशन आ गई थी कि 60-70% काम जो है ना, वो मैं और जो लड़के वहाँ काम करते थे, लगभग 12-13 लड़के थे जो काम करते थे वहाँ पे। बहुत काम था, बहुत काम था। चलो बात हो गई जी। अब हमने यहाँ पे द्वारका में प्लाईवुड की दुकान हमने खोल दी। ये था पहला बिजनेस? ये द्वारका दिल्ली में आके पहला बिजनेस था। नमिता भी वहीं पे ही थी और मैं द्वारका आ गया। प्लाईवुड की हमने दुकान स्टार्ट कर। ठीक है। प्लाईवुड ले आए हम। अब जो सप्लायर थे यमुनानगर से, वो क्योंकि मैं अग्रवाल सन्स पे था तो वो सब मेरे को जानते थे, तो उन्हीं से ही हमने माल सप्लाई स्टार्ट किया। वो 3 साल भी बहुत अच्छे रहे हमारे। मतलब आप ये लगाओ कि जीन्स से दिल्ली आने के बाद हमारा सब कुछ बहुत अच्छा रहा। जो कुछ थोड़े बहुत दिल्ली जीन में भी जो पैसा देना था लोगों का, वो चाहे हमने सैलरी से कमा के दिया। मेरे को 5,000 रुपये सैलरी मिलती थी, नमिता को 9,700 रुपये मिलती थी। मतलब आप ये लगाइए कि 14,500 रुपये में ना हम बहुत अच्छी लाइफ हमने जी मंथली में, किराए के घर के साथ। बाकी तो की लिमिट होती नहीं है किसी चीज़ की। अब द्वारका आ गए जी, हम द्वारका में हमने काम शुरू कर लिया। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ एक, कि डिपार्टमेंट में स्टार्टिंग कैसे होती है। अब ये ना एक पालम विहार कॉलोनी है सेक्टर 6 में, शायद आपने देखी भी हो, मणिपाल हॉस्पिटल के जस्ट बैक साइड में पूरी कॉलोनी बसी हुई है। और मैं आपको बताऊँ द्वारका में क्या, दिल्ली में ना एक वो है अभी कितनी 1840 कॉलोनीज अनऑथराइज है। अच्छा। अभी एक पीएम उदय योजना चल रही है। मैं ये इसलिए जोड़ रहा हूँ कि अब मैं तो एक आम आदमी हूँ, आम बिजनेसमैन हूँ, मैं और डिपार्टमेंट के साथ कैसे फंसा और क्या सिस्टम चलता है। अब 1800 कॉलोनी बस गई दिल्ली में। कोई विश्वकर्मा जी तो आए नहीं, रात को आए और ऐसे फुर करके बना के चले गए। पिछले 40 साल से बन रही थी। हमारे वाली भी उसी में ही थी। कहने को अनऑथराइज थी, पूरे पक्के घर बने हुए हैं, 4 मंजिल तो हमारे वाली बिल्डिंग ही थी। जब हमने ओपनिंग की, ओपनिंग करने के कोई 15 दिन के बाद डेमोलेशन का नोटिस आ गया। ओह अच्छा। कि ये बिल्डिंग अनऑथराइज है। और वो एक ही बिल्डिंग, आप समझना, उसके आसपास इतनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, चल रही हैं फर्स्ट क्लास।
नोटिस आपकी एक बिल्डिंग को आया है, अब आप ना चाहते हुए भी कहाँ उलझे आप सिस्टम में। पहले पुलिस वाला आया, भाई साहब आपका नोटिस आ गया है और परसों आपकी डेमोलेशन होगी। तो हमने कहा जी क्या करें, अब मैं सारी चीज़ें यहाँ ऐसे खुल के बोल नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है कल को मेरी कोई सुपारी निकाल दे। एक सिस्टम था, जो भी पॉलिटिशियन थे उनके घर में कोई आदमी था, पुलिस वाले ने बोला जी उनको मिलो जाके। हम गए भाई साहब मिलने के लिए, हमारे ऐसे और 50 बैठे हैं बेचारे वहाँ पे। अच्छा। हाँ, छोटे लिफाफे से बड़ा लिफाफा सिस्टम शुरू हो गया। अब आप लिफाफा दे के आ गए जी, वहाँ पे कोई डेमोलेशन नहीं, बिल्डिंग भी आपकी रेगुलर है बिल्कुल। अच्छा। हाँ रेगुलर हो गई वो, कुछ नहीं हुआ उसका, दे दिया लिफाफा। हाँ हो गया काम खत्म। आज भी फर्स्ट क्लास है, आज भी अनऑथराइज है, ऐसे ऐसा तो बहुत कुछ है। पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती भाई, जब बिल्डिंग बनी कितने डिपार्टमेंट इन्वॉल्व थे, उनकी कोई पूछ नहीं है। कौन उस टाइम SHO था, कौन उस टाइम AE था, कौन उस टाइम JE था, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। कोर्ट भी क्या एक्शन करती है, डेमोलिश कर दो जी इसको, घर को ये गलत बना हुआ। भाई गलत बनवाया किसने, 40 साल से बना हुआ था, जब बन रहा था तब किसी ने नहीं देखा। अब अननेसेसरी मान लो, मैंने तो, हमारा तो पैसा भी नहीं लगा हुआ था, लेकिन पैसा हमने जो दिया, हमारा बिना पैसा लगे भी पार्ट तो हमारा हो ही गया ना, वो हमें तो पे करना ही है। 10,000 रुपये सैलरी मिलनी है, कहने को पार्टनर है, लेकिन यह भी 10,000 रुपये महीना आपको खर्चा मिलेगा। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस हुआ दिल्ली में आके। अच्छा। फर्स्ट एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा काम किया। अब साथ साथ में वो एक दिमाग में मॉडलर मतलब सिस्टम था, अभी नया कुछ काम करना है, तो एक मॉडलर किचन वाला कॉन्सेप्ट तब स्टार्ट हुआ था। अच्छा। उसका शौक मेरे को शुरू से ही था, अग्रवाल सन्स पे था, तब भी मैंने बोला बाबूजी को, लेकिन वहाँ पे नहीं, उन लोगों ने इतना इंटरेस्ट लिया। तो यहाँ पे हमने 2004 में 2002 में जैसे हमने मतलब प्लाईवुड का काम शुरू किया, तो 2004 में एक जर्मन कंपनी है, ऑस्ट्रियन कंपनी है ब्लूम, उसकी एक ऐड आई, तो मैंने उनको फ़ोन पे कांटेक्ट किया, उनके रिप्रेजेंटेटिव आ गए। पूरी दिल्ली में अंकित जी उस टाइम एक ही आदमी था जो उस आइटम का काम करता था। अच्छा। क्योंकि वो कोई खरीदता ही नहीं था, कोई नहीं खरीदता था। तो मैंने मग्गू साहब से कहा भी ये आइटम अगर हम चलाएंगे ना तो बहुत अच्छा चलेगा हमारा, लेकिन पैसा हमें इसमें लगाना पड़ेगा, 2-3-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा प्लाईवुड के अलावा। वो बहुत कोऑपरेटिव थे, वो बोले कोई बात नहीं, कमाई होगी ना, नाम होगा ना, कोई बात नहीं, पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 2004 में हमने मॉडुलर किचन का काम प्लाईवुड के काम में साथ में स्टार्ट कर दिया। तब सोसाइटीज बन रही थी नहीं यहाँ पे, मतलब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था काम सारा। कुछ सोसाइटीज बन चुकी थी, कुछ सोसाइटीज अभी बन रही थी। तो एक मेरे फ्रेंड थे जींद से, कुलवीर रेड्डू, उनके ब्रदर इन लॉ ने सोसाइटी बनाई यहाँ पे, सन्नी वैली, आपने नाम भी सुना होगा उस टाइम, मतलब नॉर्थ इंडिया की तो वो फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड AC सोसाइटी थी वो। तो मैं उनको मिला जाके, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन दी, कुलवीर ने मिलवाया मेरे को जाके। तो उन्होंने कहा भी ठीक है, इस सोसाइटी की किचन अलमारी जितनी भी है वो तुम लोग बना देना, लेकिन मेरे को नई चीज़ चाहिए बिल्कुल। तो मैंने उनको ब्लम दिखाया, वो बिल्कुल एक नई आइटम थी, नया कॉन्सेप्ट। हाँ बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नया था वो। आज भी वैसा ही है वो, मतलब उसका कोई कंपटीशन नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे मैं अगर बात करूँ, मैं उस कंपनी की कोई मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ब्लूम का आज भी कोई कंपटीशन नहीं है अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो उन्होंने बोला ठीक है, अभी मेरा ना एक सैंपल फ्लैट तैयार कर दो आप। मैग्नम एक कंपनी है बॉम्बे की, मैंने उनको कॉन्टेक्ट किया, वो कब्जा बनाते हैं, लगभग 50 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं वो। उनको मैंने 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड कब्जा उनसे लेके दिया एज सैंपल। शायद 1-2 कब्जे आज मेरे पास भी घर पे पड़े हो कहीं ना कहीं। तो हमने वो पहला सैंपल फ्लैट तैयार किया, ठीक है, ब्लूम की किचन लगाई, मैग्नम के कब्जे लगाए, सन्नी वैली का हमने वो पहला फ्लैट तैयार किया। अब लोगों ने देखा तो और बिल्डरों ने भी देखा आके, तो उन्होंने भी हमें अप्रोच किया। तो आप ये लगाइए भी 2004 से लेके
और 2005 2006 तक द्वारका में लगभग हमने 40-45 सोसाइटियों में सैंपल फ्लैट तैयार किए। अच्छा। हाँ, उनमें से 7 सोसाइटीज़ में हमने कंप्लीट काम भी किया, मतलब पूरी वार्डरोब, पूरी किचन, ये सब कुछ। बहुत अच्छा काम चल रहा था हमारा। और उसमें होता क्या था कि मेरे को बिल्डर्स के साथ में मिलना पड़ता था जाके, मीटिंग्स भी करनी पड़ती थी, तो प्लाईबोर्ड वाले काम पे मैं टाइम थोड़ा कम दे पा रहा था। अच्छा। तो सारा दिन घूमता था बाहर। तो अब जो दूसरे पार्टनर थे उनको थोड़ा मतलब ये महसूस हुआ होगा, मैं कुछ मतलब क्या कह सकता हूँ आज की डेट में तो इस चीज़ को, कि शायद मेरे रिलेशन बन रहे थे आगे, तो आप खुद को प्रमोट कर रहे हो, हमें वो हो सकता है उनके दिमाग में ये चीज़ आई हो, तो वो वहाँ से ना थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी शुरू हो गई। तो 2005 में फिर हमने एक ये डिसीजन लिया कि प्लाईबोर्ड के काम से मैं निकल गया। अच्छा। मैं और मग्गू साहब, मतलब मग्गू साहब और सुरेंद्र प्लाईबोर्ड वाले काम में रहे पार्टनर। ठीक है। मैं और मग्गू साहब हमने एक मॉडुलर किचन का अलग से काम शुरू किया, अलग से ऊपर वाले फ्लोर में। मतलब जैसे नीचे वाले फ्लोर में प्लाईबोर्ड था, तो मग्गू साहब कहते विनोद एक काम करते हैं, ऊपर वाले में मॉडुलर किचन का काम कर लेते हैं, उसमें मैं और तू रह जाएंगे, सुरेंद्र अपना इंडिपेंडेंट चलाता रहे। ठीक ठाक वो सारा हमारा सिस्टम हो गया, चल गया। 2004 में मैं बताना भूल गया, आपको बताना चाहिए मुझे, मेरे पास LML वेस्पा थी। 2004 में मैंने हीरो होंडा पैशन ली, क्योंकि मैं डेली अप डाउन करता था रोहिणी से द्वारका, और सुबह 8 बजे 8:15 बजे मैं नविता लोगों को स्कूल छोड़ के और मैं द्वारका पहुंच जाता था, और रात को 10 बजे के करीब मैं वापस रोहिणी पहुंचता था घर। ये मेरा डेली का रूटीन होता था। 2005 में एक इंटीरियर डेकोरेटर थे मिस्टर माथुर, वो मॉडुलर किचन का सामान खरीदने आया हमारे पास। ये 2004 की बात है, तब सुरेंद्र था हमारे साथ। हाँ, सुरेंद्र भी था तब। उसको नॉलेज बहुत थी बंदे को, शराब बहुत पीता था लेकिन नॉलेज बहुत थी, बहुत नॉलेज थी उसको। हमें डिजाइनर चाहिए था, क्योंकि मॉडुलर किचन तो हम लगा रहे थे लेकिन हमें डिजाइनिंग तो आती नहीं थी। वो डिजाइनर बहुत अच्छा था। अच्छा। हाथ से डिजाइनिंग बना देता था। अच्छा। हाँ, उस टाइम कोई सॉफ्टवेयर वगैरह तो थे नहीं, बाद में तो सॉफ्टवेयर आ गया, अब तो खैर सॉफ्टवेयर चलते हैं सारे। तो हमने मॉडुलर किचन वाले काम में माथुर जी को भी साथ ले लिया। अच्छा। मैं, मग्गू साहब और वो हम सब देखते थे। तो माथुर जी ने कहा भी देखो हम किचन के लिए जाते हैं, किसी की किचन 1.5 लाख की बनानी है, 2 लाख की बनानी है, बाइक पे जाते हैं हम लोग, स्कूटर पे जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है, गाड़ी ले लेते हैं, आप मग्गू साहब से बात करो। तो हमने मारुति 800 ली तब। अच्छा। कंपनी के अकाउंट में। अच्छा। तब हम इकट्ठे थे सब। और जब फिर अलग हो गए तो वो मारुति 800 मॉडुलर किचन वाले अकाउंट में आ गई। अच्छा। तो माथुर साहब थोड़े टाइम तक रहे मेरे साथ, पर वो पीना पिलाना बहुत ज़्यादा था और मेरा वो सिस्टम चलता नहीं है, मतलब मैं रह भी नहीं पाता ऐसे आदमी के साथ, और आज भी वैसा ही है सिस्टम मेरे साथ। तो थोड़े टाइम के बाद माथुर जी के भी चले गए, तो वो मैं अकेला ही चला रहा था फिर बिजनेस सारा। सोसाइटीज़ के साथ मेरा टाई अप हो गया, इतने मैंने सैंपल फ्लैट बना दिए, सन्नी वैली का हमें काम भी मिल गया। अब सन्नी वैली का काम मिल गया, सन्नी वैली में हमने काम स्टार्ट भी कर दिया, क्योंकि सोसाइटी कंप्लीट हो गई थी, धीरे धीरे काम चलता रहा। उसके साथ हमें 3 और सोसाइटियों का काम मिला। अच्छा। मतलब एक बिल्डर थे, 3 पार्टनर थे वो, उन्होंने मुझे पहले एक सोसाइटी का काम दिया, फिर दूसरी का दिया, मतलब एक अच्छी रेपुटेशन हमारी बनी और हमारे अच्छे रिलेशन बने। रिलेशन हमारे आज भी इंटैक्ट है, एज इट इज, सब बिल्डर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। तो ये काम हमारा मॉडुलर किचन का, मतलब आप ये लगाइए कि प्लाईबोर्ड का और मॉडुलर किचन का काम हमारा वो आज तक चल रहा है, तब भी ठीक ठाक चल रहा था। अब 2007 में, 2006 एंड में या 2007 की बात है, मेरे को जैसे काम चल रहे थे सारे, सोसाइटियाँ तैयार हो गई। मैं आप सिस्टम कैसे कैसे चलता है बीच में वो बता रहा हूँ आपको मैं। तो मेरे को जो एक बिल्डर का मैं काम कर रहा था, वो मेरे को कहने लगे विनोद तेरे को एक सोसाइटी की मेंबरशिप दे देते हैं। मैंने कहा जी मेरे पास तो पैसे हैं नहीं,
उस टाइम शायद 20 लाख रुपए का 3 बेडरूम या 4 बेडरूम मिलता था। प्रीमियम होता था ऊपर 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए। बोले नहीं तेरे को दे देते हैं यार, कोई नहीं, तू प्रीमियम मत देना। अब था क्या मुझे नहीं पता, आप समझना बात को। मैंने कहा ठीक है जी, आप अगर कह रहे हो तो कोई बात नहीं। बोले तेरे को प्रेसिडेंट बना देंगे सोसाइटी का। अच्छा। हाँ। अब मुझे पता नहीं था कि सोसाइटियों पे उन्हीं मतलब पिछले उससे मतलब जब उन्होंने मेरे से बात की उससे 10 एक दिन पहले कोई एक बवाल खड़ा हो चुका था कि ये सोसाइटियां डम्मी हैं और सीबीआई की इंक्वायरी बैठ गई है इसके ऊपर। अच्छा। मतलब पता था हमें, लेकिन क्या चल रहा है उस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं था कि क्या चल रहा है, हमें क्या पता क्या चल रहा है, आपस में है उनकी बातचीत। तो मैंने जाके खुराना से बात की। खुराना बोला भाई मेरी सुन बात, गलती से प्रधान मत बन जाइयो। फ्लैट दे रहे हैं ना, फ्लैट ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रधान मत बन जाइयो, 100% जेल में जाएगा। अच्छा। मैंने आके सुबह तो हमने जो भी डिसीजन लेते थे हम उससे बिना पूछे हम नहीं लेते, मतलब घर का हमारा कोई भी डिसीजन होता था तो वो राजेंद्र खुराना से पूछ के ही होता था। तो मैंने आके सुबह उनको मना कर दिया। बोले तेरे को दिक्कत क्या है, तेरे को कहीं नहीं कुछ होगा, ये वो जो कुछ भी था। मैंने कहा नहीं जी देखो घर वाले भी मना कर रहे हैं और अब आपको पता है मैं खुराना से, वो जानते थे खुराना को अच्छी तरह से, मैं उनसे बिना पूछे तो मैं कुछ ऐसा डिसीजन लेता नहीं हूँ। उसने तो स्ट्रिक्टली मना करा है। ये सुबह की बात है 11 बजे के लगभग की। मेरे पास शाम को कोई 6:30-7 बजे उनके अकाउंटेंट का फ़ोन आया। बोले विनोद जी एक बार ऑफिस आ जाओ। मैं ऑफिस गया, उसने पूरे पेपर मेरे तैयार किए हुए। अच्छा। हाँ। सोसाइटी के पेपर पूरे मेरे तैयार, मेंबरशिप मेरी तैयार, बैंक में अकाउंट खोलने की फॉर्म तैयार, एज ए प्रेसिडेंट पूरा सिस्टम सारा बना के उन्होंने मेरा रखा हुआ। बोले ये सर बोल के गए हैं अभी ये साइन कर देना। फिर मैंने कहा मैंने तो मना किया था। अब था क्या अंकित जी, देखो हो सकता है वो भी सुनेंगे इस सारे सिस्टम को। अब मेरा तो बहुत छोटा सा काम था, 2 सोसाइटियों में मेरा काम चल रहा है। मेरे को पैसे लेने हैं 7-8-10 लाख रुपए, खुल के मैं बोल नहीं पा रहा, मेरी मजबूरी है काम करना, मैं अकेला हूँ, ब्याज का पैसा है सारा, जो भी पैसा लगा हुआ मेरा पैसा तो है नहीं, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रहा हूँ मैं और एक पार्टनरशिप भी दे रहा हूँ। अब मजबूरी में मैंने वो साइन कर दिए सारे। अच्छा। हाँ। तो मैं उस सोसाइटी का फ्लैट भी हो गया जी मेरे पास और मैं उस सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी रातों रात बन गया। अच्छा। हाँ। 4 बेडरूम के फ्लैट का मालिक हो गया मैं। अच्छा। मेरे पास 5,000 रुपये जेब में नहीं। अब जो कुछ भी उन्होंने कहा मैंने मान लिया, मजबूरी थी मेरी। हफ्ता 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। आम आदमी ट्रैप कैसे होता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। लगभग 10 या 15 दिन के बाद मैं तो द्वारका आ जाता था सुबह सुबह। रोहिणी सेक्टर 23 में घर था, वो भी खुराना ने लेके दिया हमें। 2005 में उसने घर ले दिया हमें, अपना घर खरीद लिया हमने वहाँ पे। पैसे थे नहीं हमारे पास, वो सब भाई साहब ने हमें खरीद के दे दिया, नमिता के नाम पे लोन करवा दिया, एक डीडी फ्लैट हो गया हमारा, बहुत अच्छा फ्लैट। घर के मालिक हो गए थे हम 2005 में। घर के बाहर जी दोपहर को सीबीआई वाले एक नोटिस लगा के चले। अच्छा। अब मैं तो रात को जाता था, मैडम आए दिन में। दिन में आए तो अड़ोस पड़ोस में वो 2-3 घरों में भी पूछ गए जी ये शर्मा जी का घर कौन सा है, कैसे आदमी है। सीबीआई वाले पूछ गए उनसे, अब मुझे पता ही नहीं है। अब जब मैडम आए घर पे तो वो औरतें पूछ रही हैं रास्ते में ही, क्या शर्मा जी का कोई लफड़ा चल रहा है क्या। सीबीआई वाले आए थे, आपके घर के बाहर नोटिस लगा गए हैं। शर्मा जी फेमस हो गए भाई साहब कि सीबीआई का लफड़ा चल रहा है, इसका मतलब ये कोई बड़ा ही आदमी है। भाई सीबीआई का लफड़ा तो बड़े आदमी का चलेगा ना, छोटे आदमी का क्या मतलब सीबीआई का। घर गया जी क्लेश, तो घर पे झगड़ा हुआ, क्या पंगे को हाथ लगा लिया आपने। खुराना को फोन किया, खुराना बोला मेरे से इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं, तेरे को पहले मना करा था, अब तू भुगत। मैं इस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा और हमारे को फोन भी कम कराया कर, फोन भी रिकॉर्डिंग होती है, हमने इस चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है जी।
अब मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कहा भाई साहब घर नोटिस लगा के, अरे कोई घबराने वाली बात नहीं है, सुबह सुबह घर आ जा, सुबह सुबह सब बता देंगे तेरे को। मतलब लगभग 4 दिन के बाद मेरे को वहाँ पे जाना था CBI, जो नोटिस लगा दो इतनी तारीख को आप वहाँ पे आओ। हाँ, मैं अगले दिन उनको सुबह सुबह जाके मिला जी, उन्होंने मेरे को सब कुछ बताया भी ठीक है तू जा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो तेरे से ये पूछेंगे ये पूछेंगे ये पूछेंगे ये पूछेंगे। खैर मैं चला गया जी, हम 3 लोग थे, विनोद शर्मा प्रेसिडेंट, एक और भाई साहब थे वो सेक्रेटरी थे, अब मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, हो सकता है उसमें भी ऑब्जेक्शन हो जाए, और एक वाइस प्रेसिडेंट थे। अब उसको बोलते हैं PI, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होती है एक। चले गए जी CBI के ऑफिस, चले गए भाई साहब, CGO कॉम्प्लेक्स, बुलाया जी, एक इंस्पेक्टर थे वो, बिठा लिया जी उन्होंने। हाँ जी प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट मैं हूँ जी। कौन से बैंक में अकाउंट है आपका? हाँ मेरे को पता ही नहीं कौन से बैंक में अकाउंट है। मैंने कहा जी ये भाई साहब है, इनको पता होगा, ये कैशियर साहब है हमारे। बोले भाई आप प्रेसिडेंट हो, आपको पता नहीं है? आप बताओ ना कौन से बैंक में है अकाउंट। मगर भी कल एक HDFC में तो नया खुलवाया, वो उन्होंने साइन करवाए थे, मेरे को ध्यान था। अच्छा। हाँ। तो खैर वो जो कैशियर था उसने जो भी 2-3-4 बातें थी वो बता दी। मतलब 1 घंटा के लगभग उन्होंने हमारे से जनरल क्वेश्चन पूछे, और अब आ गए। हमें लगा यार ये तो बड़ा कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत नहीं है, आ गए हम। आगे जी महीना 1.5 महीना कुछ नहीं हुआ, काम चल रहा है, ठीक है, सिस्टम चल रहा है। मेरा काम बहुत अच्छा था मॉड्यूलर किचन का, आज भी ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छा काम है। बहुत अच्छा इन द सेंस कि ज़्यादा मारामारी हमने की नहीं, ज़्यादा भागा दौड़ी की नहीं, एक लिमिट में काम किया हमने, शुरू से लेके आज तक लिमिट में ही काम करते हैं। अब लगभग 1.5 महीने के बाद एक नोटिस और आ गया। अच्छा। अब मेन इंक्वायरी स्टार्ट हो गई। अच्छा। अब मेन इंक्वायरी स्टार्ट हो गई तो उसमें क्या होता था, वो भाई साहब ना मेरे को सुबह बुला लेते थे, जो इंस्पेक्टर थे, 9 बजे के लगभग। फ़ोन मेरा नीचे जमा कर लेते थे और मेरे को ऑफिस के बाहर बिठा देते थे। अच्छा। हाँ, विनोद बाहर बैठते हैं, बुला लेने उन्हें। आप मानोगे नहीं, कई बार ऐसा हुआ कि 9 बजे से लेके 5 बजे तक मैं बाहर बैठा रहा कुर्सी पे, उन्होंने मुझको बुलाया नहीं, 5 बजे बोल दिया जी आप जाओ, कल आना। अच्छा। मतलब ये उनका अपना एक तरीका होगा टॉर्चर करने का, कह लो आप, कुछ भी कह लो, कुछ नहीं कहा उन्होंने मेरे को। अब ये चीज़ें चलती रही जी लगभग 15-20 दिन, महीना तक। मैं काम पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ, अकेला हूँ। मग्गू साहब तक खबर पहुँच गई कि इसने फ्लैट ले लिया सोसाइटी में। अच्छा। अब उनको ये लगा कि ये बेईमानी कर गया। ओह अच्छा। आप समझना, वो ठीक भी थे, वो अपनी जगह पे ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरा कुछ है ही नहीं। ठीक है मेरे नाम पे है, लेकिन मेरा कुछ नहीं है, मुझे पता है। तो एक पोजीशन ऐसी आ गई 2007 में, हाँ 2007 में, कि उन्होंने बोला भी विनोद तू ना अपना काम अलग से कर ले। अच्छा। हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना, कल को CBI हमारे भी आ जाएगी, पार्टनर तो हम भी हैं। और वो बात उनकी ठीक भी थी। ऐसा ही होता है, आपके घर पे अगर कोई इनकम टैक्स की रेट बढ़ती है, उसके साथ 25 आदमी और रगड़े में आते हैं, चाहे उनका कसूर हो चाहे ना हो। एग्जैक्टली। वो एक चेंज चलती है। आपके घर से अगर 15 पेपर मिल गए ना, तो आपके 15 आदमी भी, अगर आपके जो पेपर मिल गया वो आ गया रगड़े में, आप लगा लो, उसका चाहे बेचारे की गलती है चाहे नहीं है, ऐसा सिस्टम है हमारा। तो 2007 में विनोद शर्मा जी बिल्कुल अकेले हो गए। अच्छा। CBI की इंक्वायरी चल रही है। ठीक है। अब मेरे को मेरे एक दोस्त ने कहा, बोला भी विनोद अब ना मौका है तेरे पास, अब ना तू इन बिल्डरों से जो मर्जी झाड़ ले, तू जो मांगेगा ना तेरे को वो देंगे भाई साहब। क्यों, अब तेरी स्टेटमेंट चलनी है। अगर तू इनके खिलाफ स्टेटमेंट दे देगा तो ये फंसेंगे, और अगर नहीं देगा तो इनसे कुछ मर्जी मांग ले तू उस बात के। लेकिन हमारे दिमाग में कभी वो बात पहले थी ना, आज तक कभी है। मैंने कभी वो काम मैं जिंदगी में कभी नहीं करूँगा। मेरे को उस चीज़ का कोई लालच नहीं है, अभी शांति से हम इस बीमारी से निकल जाएं बस किसी तरह से। अंकित जी वो लगभग 1.5 साल तक, मतलब आप टॉर्चर ही लगाओ आप। भाई ये कह सकते हो आप
कि उन लोगों ने एक साइकोलॉजिकल मेरे को सपोर्ट पूरी की। अच्छा। हाँ, वो पूरी सपोर्ट की। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस सिस्टम में सोसाइटियाँ तैयार हो गई थी। तैयार होने के बाद सीबीआई की इंक्वायरी बैठी। अच्छा। तो तब तक डिपार्टमेंट कहाँ पे थे? तब तक किसी को पता नहीं था भी ये गलत काम हो रहा है। गलत काम स्टार्ट तो हुआ रजिस्ट्रार ऑफिस से ही, चाहे वो डमी सिग्नेचर थे, चाहे वो डमी लोग थे, चाहे वो कुछ भी था। डिपार्टमेंट को तो सब कुछ पता था ना। मरा कौन? सारे आम आदमी मरे। देखो, बिल्डर ने पैसा कमाया, डिपार्टमेंट ने पैसा कमाया, सब ने पैसा कमाया। मरा कौन? जिस आदमी ने 2004 में मेंबरशिप ले ली या 2002 में मेंबरशिप ले ली, उसको बेचारे को 2015 तक घर नहीं मिला, पैसे पूरे दे दिए उसने। और वो सीबीआई के रगड़े और काट रहा है। उन मेंबर्स को भी बुला रहे हैं। अब सिस्टम क्या है? अब जेल में भी गए, बहुत लोग गए जेल में, हमारे वाले में से भी गए। कोई 2 महीने के लिए गया, कोई 3 महीने के लिए। हम बच गए, हमारी किस्मत अच्छी थी, ऊपर वाला साथ था हमारे। जो भी इंस्पेक्टर थे वो भी कैसे बचे, मैं आपको बताता हूँ। एक दिन शाम को 7 बजे तक मेरे को बिठाए रखा उन्होंने। 7 बजे तक बिठा के रखा। 7 बजे मेरे को बोले, एक लड़के का नाम लेते थे, वो तो इसके बारे में बता, ये लड़का कौन है। अच्छा। मैं कहता था मुझे पता नहीं है। ये सीबीआई वाली कहानी थोड़ी सी लंबी है, इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं। अब मैं एक दिन शाम को 7 बजे ना, वो इंस्पेक्टर ने, मतलब जैसे वो सामने बैठता था, मैं इधर बैठता था टेबल के, उसने फ़ोन किया, बोला भी आज इसको अरेस्ट करना है, 2 कांस्टेबल भेज दो। तो मेरे को लगा वहाँ बेटे आज तो गया था, उन दिनों अरेस्ट हो रहे थे लोग। तो मेरे को बोला विनोद अभी बता दे, नाम बता दे उसका। मेरा कोई, मुझे समझ में आ रहा है कि तू गलत आदमी नहीं है, लेकिन ऑन पेपर तू ही है। ऑन पेपर जो भी सिस्टम है वो तेरा है, तो तू ही रगड़े में आएगा, और किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा। जिनको बचाने की कोशिश कर रहा है उनका कुछ नहीं बिगड़ना, रगड़े में तू नहीं आना है। मैंने कहा जी मुझे पता ही नहीं है, मैं मेंटली प्रिपेयर हो गया था, मगर जो होगा होगा, देखी जाएगी। 2 कांस्टेबल आके मेरे पीछे खड़े हो गए। अच्छा। हाँ, बोले घर की क्या क्या है? मैं घर की क्या क्या आना जी, घर की क्या के थोड़ी आना मैं, घर दे रोज लड़ाई होती है जी, घर जाओ तो। कहता फिर फोन कितने है? मैं फोन तो नीचे है जी। कांस्टेबल को बोला है इसका फोन ले आओ, घर फोन कर दो भी मैंने अरेस्ट कर लिया। मैं कोई नहीं जी, मंगा लो फोन। फिर बोला सोसाइटी बन रही है? हाँ जी बन रही है। दिखा सकना? दिखा देंगे जी। पंजाबी था। शाम को 7 बजे, सर्दियों के दिन अंकित जी वो मेरे को लेके सेक्टर 19 में आ गया। अच्छा। CGH सोसाइटी का नाम था। उस टाइम 7वां या 8वां लेंटर डल रहा था। तो उसने वहीं से थोड़ा साइड में जाके, अब सुन तो मैं रहा था, उसने अपने ऑफिसर को फोन किया कि सर सोसाइटी बन रही है। तो उनके दिमाग में तो ये था कि शायद ऑन ग्राउंड ये कोई सिस्टम है ही नहीं, 100% फ्रॉड है, ऐसा भी था यहाँ पे। तो वो सुन के मेरे को भी थोड़ा सा रिलीफ मिला। मैंने कहा इसका मतलब कहानी कहीं ना कहीं पॉजिटिव जा रही है। फिर वो मेरे को बोले भी तू एक काम कर, वो 800 होती थी मेरे पास, बोले मेरे को ना घर छोड़ दे। मैंने उनको घर छोड़ दिया, घर बिठाया, उन्होंने मेरे को चाय वाय पिलाई, अपने घर के दुखड़े रोए मेरे आगे। अच्छा। बहुत सारे दुखड़े रोए। मैंने कहा जी मैं बताओ आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? बोले तू क्या करेगा हेल्प? मैं कहा जी पता नहीं, अब आप मेरे को इतना कुछ कह रहे हो, अगर आप कहते हो तो मैं आगे बात कर लेता हूँ अगर कोई हेल्प। तो थोड़ा गुस्से में भी हो गए, लेकिन मुझे मतलब मुझे को ये था कि मेरे को निकलना है किसी तरह से। मैंने कहा जी मैं तो, बोले आप उनको जो बंदे हैं जिनके नाम इसमें आ रहे हैं सारे, तो मेरे को मिलवा देगा उनसे? मैं कहा जी मिलवा दूंगा। मैंने उनको मिलवा दिया। मिलवाने के बाद मेरी जान छूट गई। अच्छा। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन वो आप ये लगाइए भाई 2014 तक या 15 तक वो एक टेंशन दिमाग में हमारे घूमती रही। 1.5 साल में वहाँ चक्कर काटता रहा। काम मेरा चलता रहा, क्योंकि काम मुझे सोसाइटियों का उन्होंने दे दिया था। तो मेरा एक सिस्टम मेरा
चल रहा था। ठीक ठाक चलता रहा। और उस दौरान एक ये हुआ कि 2007 में जिस स्कूल में नमिता जॉब कर रही थी वहाँ पे उन्होंने स्कूल बनाया द्वारका में, क्वींस वैली स्कूल। तो उन्होंने नमिता को ऑफर किया कि आप हेड बन के चले जाओ वहाँ पे। तो मैं कहे तो और अच्छी बात होगी भाई। फिर हम दोनों यहाँ आ गए, रोहिणी वाला घर बेच के फिर हमने यहाँ पिंक अपार्टमेंट में घर लिया। अब 2013 के लगभग जब काम ठीक ठाक मेरा चल रहा था तो मेरे को यह था भी थोड़ा सा काम बढ़ाता हूँ। अकेला था मैं, पैसा तो मेरे पास अपना था नहीं, मग्गू साहब को भी पैसे देने थे, जितना भी पैसा लगा हुआ था सारा उनका था। और डील यही हुई कि सारे पैसे तू कमा के हमारे को वापस करेगा। ऊपर वाले की कृपा से हमने किए भी, जो भी इंटरेस्ट था उनका वो भी दिया हमने उनको। अब उनके दिमाग में हो सकता है ये रहा हो कि इन्होंने बेईमानी किया, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी बेईमानी की नहीं आज तक नहीं की कभी। कुछ सोचने वाला सोचता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ज़मीर क्लियर है बिल्कुल। तो मैं अपने आप से सेटिस्फाई हूँ। 2013 में दिमाग में आया भाई थोड़ा सा काम बढ़ाते हैं। अब काम बढ़ाना तो कोई आदमी चाहिए। तो मैंने वो जो ट्रैक्टर बुश वाले भाई साहब थे जींद, अच्छा, उन्होंने अपने बेटे को सेट करना था। ये 2013 लास्ट की बात है। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा देख लो भाई साहब, मैंने काम बढ़ाना है, मेरे को आदमी चाहिए कोई अपना जो थोड़ा बहुत पैसा लगा दे, तो हम काम अच्छा बढ़ा सकते हैं। तो वो बोले ठीक है, सोच लेते हैं इस बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना भूल गया, 2009 में जैसे तो रेंट पे थी जगह मेरी, तो अपनी तो कोई मेरी प्रॉपर्टी थी नहीं। 2007 से लेके और 2009 तक मैं रेंटल उसमें रहा। खुराना ने एक रामफल चौक पे बिल्डिंग बनाई। अच्छा। तो उसने कहा तो वैसे तो देख कोई चीज़ खरीद नहीं पाएगा तू कभी भी, इसमें से एक फ्लोर तू रख ले अपने पास। ऐसे पैसे में नहीं ऐसे नहीं, पैसे एक अमाउंट तय हो गया भाई, सोसाइटियों का काम तेरा चल ही रहा है, तो धीरे धीरे करके तो पैसे दे देना, तेरी प्रॉपर्टी बन जाएगी। इसी बहाने सब कुछ उसी का बनाया हुआ है, फ्रैंकली स्पीकिंग। जो भी हेल्प रही वो सब उसी की रही। जो मैंने आपको कहा था ना कि अगर आपको धंधा भी करना है तो आपके पीछे कोई ना कोई आदमी होना चाहिए, उसके बिना आप धंधा नहीं कर सकते। वो चाहे कैसे भी हो, चाहे यारी दोस्ती हो, चाहे फाइनेंशियल हो, कैसी भी बैक हो, लेकिन होनी चाहिए, एक सपोर्ट आपके पास होनी चाहिए वो। तो 2009 में मैंने वो फ्लोर ले लिया। ठीक है। वहाँ पे हमने इंडिपेंडेंट अपना शोरूम बनाया। अच्छा। हाँ, 2009 से लेके 2011 तक तो कमरे थे, 3 बेडरूम बना हुआ था। 2011 में मैंने वो पूरा हॉल तोड़ के एक A&A मॉडुलर सिस्टम है बद्दी का, उनकी मैंने एजेंसी ली और प्रॉपर एक शोरूम बनाया जो आज भी हमारा स्टैंड करता है। अच्छा। और वो शोरूम आप ये लगाइए कि उस टाइम दिल्ली के टॉप के 5 या 6 जो शोरूम होते थे मॉडुलर किचन के, उसमें हमारा नाम आता था। और ऐसी कोई एजेंसी नहीं थी जिसकी हमने एजेंसी नहीं ली। जर्मन कंपनी शायद ही मॉडुलर किचन की कोई ऐसी होगी जिसके एटी, कैफले, ब्लूम जो कुछ भी था सबके डीलर आज भी हैं, ऐसी बात नहीं। तो वहाँ से फिर हमारा काम, मतलब तब ये दिमाग में आया थोड़े टाइम के बाद कि अब मेरे को काम बढ़ाना चाहिए। तब एंट्री हुई वेद भाई साहब। अच्छा। उनके बेटे ने मेरे साथ पार्टनरशिप की यहाँ पे, कुछ पैसा लगाया उन्होंने। तो पहले प्रोप्राइटरशिप में थी, फिर वो फर्म पार्टनरशिप में आ गई। काम हमारा सारा सीए करते थे, टोटल काम जो है अकाउंट्स का सारा काम सीए करते थे। अब ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें ना डिपार्टमेंटल इन्वॉल्वमेंट कैसे आदमी फंस जाता है वो बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि ये हम सारा एपिसोड बना भी इसीलिए ही रहे हैं। Exactly. कि प्रॉब्लम क्या आती है हमने बेसिकली वो बतानी है। लगभग 6 महीने या 7 महीने तक वो पार्टनर रहे मेरे साथ। उसके बाद किसी वजह से वो नहीं रहे, वो वापस चले गए। अच्छा। जींद चले गए वापस, बेटा उनका। और जब वो चले गए तो काम तो मेरा चल ही रहा था, काम में मेरे कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को। तो एक दिन शाम को कोई 2015 की बात है। अब होता क्या है, देखो कोई भी आदमी बिजनेस कर रहा है इंडिया में, उसका ना कच्चे पक्के का सिस्टम है। अच्छा। सारे देश को पता है, फाइनेंस मिनिस्टर को भी पता होगा, ये तो हो नहीं सकता ना पता हो। बिल्कुल पता होगा।
भाई अगर आप 100 रुपए की चीज खरीद रहे हो, 50 रुपए कच्चे के हैं, 50 रुपए पक्के के हैं। धंधा सारा ऐसे ही चलता है। अब हमारा भी चलता है, ऐसे ही चलता है। लेकिन हमारे वाले काम में क्या, आप जितना परचेज कर रहे हो वो आपको सारा बिल पे माल आना है। आपको बिना बिल के कोई भी सप्लायर आपको बिना बिल के कोई भी सामान नहीं दे रहा। नहीं। आज भी यही सिस्टम है। लेकिन मैंने आपकी किचन बनाई, अब आपकी किचन बनी मान लो 2 लाख रुपए। अब मैं ऑन रिकॉर्ड ये चीज बोल रहा हूँ, 2 लाख रुपए की किचन आपकी बनी। आप चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, चाहे आप आम आदमी हो, आप कहोगे मेरे को बिल नहीं चाहिए, मुझे जीएसटी पे नहीं करना है। अब इसमें दुकान वाले की क्या गलती है? कोई गलती नहीं। मेरी कोई गलती है? मैं सारी परचेज जितनी कर रहा हूँ वो सारी बिल पे कर रहा हूँ। लेकिन मैं जिसको बेच रहा हूँ वो बिल लेने के लिए तैयार नहीं है। लेने के लिए आज भी होता है सर ऐसा। लेकिन मुझे काम तो करना है। मैं काम तो बंद नहीं कर सकता। तो उससे क्या होता है कि आपका स्टॉक बढ़ जाता है। एक्चुअल में स्टॉक नहीं होता आपके पास। आप समझ रहे हो टेक्निकल पॉइंट? आपके रिकॉर्ड में वो शो कर रहा है 1 करोड़ रुपया, लेकिन आपने मेरे से बिल नहीं लिया, माल चला गया, बिल आपने लिया नहीं। वो अब बाद में एडजस्टमेंट करते हो। ऐसा नहीं है कि बिल नहीं कटते हैं, बिल कटते हैं उसके। एक दिन शाम को 6 बजे भाई साहब एक सेल टैक्स के आदमी आ गए। अच्छा। अब सेल टैक्स वाले भाई साहब आ गए जी, स्टॉक चेक कराओ, शाम को 6 बजे। अच्छा। मैंने कहा जी स्टॉक देख लो, ये शोरूम है हमारा, नीचे एक दुकान, नीचे एक छोटा सा गोडाउन लिया हुआ है, उसमें दिखाओ आपके रिकॉर्ड में, अकाउंट्स में, जो आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, जो अकाउंट मेंटेन कर रहे हो जी, उसमें हमारा शायद 1 करोड़ 10 लाख का, 1 करोड़ 15 लाख रुपए का स्टॉक उसमें शो हो रहा था, और एक्चुअल में था हमारे पास 55 या 60 लाख रुपए का। ये एक्चुअल की बात है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हो सकता है इस पे भी कोई एक्शन हो जाए, तो आप आदत पड़ गई अब तो। अब डिफरेंस आ गया 50-60 लाख रुपए का। अब मैंने उसको कहा भी करना क्या है, मेरे को ये तो बता यार, इसमें मतलब क्या करें? बोला जी ये ना आपके वहाँ पे इतना स्टॉक शो कर रहा है, जब 1 करोड़ से ऊपर शो कर जाता है, वो होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन अब वो आके बोल गया तो डरा गया तो सब कुछ हो गया। तो मैंने कहा भी बता क्या करना है? बोला कुछ नहीं जी, कुछ नहीं करना। अब आपको मैंने बताया ना, खुल के बातें होती हैं सारी, मैंने बहुत खुल के बात की उससे। वो बंदा मतलब इतना ह्यूज उसने मेरे को वो गिनवा दिया कि लगभग आपका 45 या 50 लाख रुपए का फाइन बनेगा। अच्छा। अब आप देखो अंकित जी, आपकी पूरे साल की टर्नओवर है 85-90 लाख रुपए, और आपको फाइन लगेगा 45 लाख रुपए। आप महीने के 2 लाख रुपए भी नहीं कमा रहे, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मैक्सिमम कमाई 2 से 3 लाख रुपए महीने की, वो भी मैं बहुत हायर साइड पे जा रहा हूँ। खैर वो तो रात को चला गया जी, बोला जी कल आऊंगा जी मैं और लोगों के साथ, तो आपका स्टॉक चेक करेंगे। मैंने सीए साहब को कहा, सीए साहब ने 2-4-5 लोगों से बात की, बोले विनोद जी यार ये तो मेरे से तो हो नहीं पा रहा है। तो मैंने किसी और से बात की, वो उस बंदे को जानता था। अच्छा। हाँ, उसने उससे बात की। उस वक्त जब आप ये लगाओ कि अभी मेरा काम सेट ही हुआ था, मतलब ठीक ठाक सेट हो गया था काम मेरा। अगर मेरे पास ऑन अकाउंट में 1 करोड़ रुपया 1.25 करोड़ रुपए का शो कर रहा था, तो इसका मतलब काम अच्छा था मेरे पास। मैं टैक्स भी पे कर रहा था, इनकम टैक्स भी, चाहे वो कैसे भी सीए बना के दे देते हैं, अब हमें तो पता नहीं कैसे बना के देते हैं, बना के दे देते हैं, तो हमने भर दिया जी। वो हमारी एक एडजस्टमेंट बहुत मोटे अमाउंट में हुई। अच्छा। हाँ, वो मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे। उसमें से बहुत आप मतलब आप ये लगाओ कि 7,60,000 या 7,70,000 रुपया तो मैंने टैक्स पे किया इकट्ठा। अच्छा। और सारा पैसा मैंने 2% ब्याज पे लिया, टोटल पैसा, क्योंकि मेरे पास तो पैसा था ही नहीं। 2% ब्याज पे पैसा लेके मैंने वो मुसीबत अपने गले से उतारी। टोटल मेरा बहुत मोटा अमाउंट लगा। आप अंदाजा लगा लो भी 7,60,000 तो मैंने टैक्स पे किया चेक देके। अब इसमें बिजनेसमैन क्या करेगा आप बताओ? मान लो मैंने कमा भी लिया होगा उस साल में 10, 12, 15 लाख रुपया, तो हो गया मेरा बराबर। टेंशन और बढ़ गई। अब टेंशन बढ़ गई, अब बता गया जी अब इसको खत्म भी करना है आपने। ये जो स्टॉक है ये अब आपने खत्म करना है। अब वो खत्म भी कैसे होगा?
अब सीए साहब ने कहीं कहीं बिल दिए जी उसके, उसको ऑन पार और एट पार लेके आए। तो उस टाइम ना सी फॉर्म चलते थे। अच्छा। आजकल सी फॉर्म खत्म हो गया जीएसटी आने के बाद, पहले सी फॉर्म होता था। इंटर स्टेट अगर आपकी सेल परचेज है तो आपको एक सी फॉर्म देना होता है। फॉर्म सी। अब उन्होंने बिलिंग करवा दी सीए साहब ने कहीं पे मेरी, वहां से सी फॉर्म आ गया, हमने सी फॉर्म सबमिट करवा दिया। तो हर 1 साल के बाद आपका पूरा ऑडिट होता है, आपको एक पूरा सिस्टम देना होता है सेल टैक्स डिपार्टमेंट में। तो जब वो ऑडिट का टाइम आया तो बोले जी वो जो सी फॉर्म आपका आया था वो डुप्लीकेट है। अच्छा। हाँ। अब डुप्लीकेट सी फॉर्म है तो आपके ऊपर हो सकता है 50 लाख रुपया भी फाइन लग जाए। अच्छा। अब मेरी कोई गलती नहीं भाई साहब, अब सी फॉर्म मैंने तो लेके दिया, अब मुझे क्या पता लगेगा कि डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। फर्म ओरिजिनल है, बिल ओरिजिनल है, सब कुछ ओरिजिनल है। अब सी फॉर्म अगले ने डुप्लीकेट दे दिया तो मेरी क्या गलती है इसमें? कोई गलती नहीं। और मैं कैसे उस चीज को जस्टिफाई कैसे करूंगा? मैं कैसे पता लगेगा मेरे को कि ये सी फॉर्म ओरिजिनल है डुप्लीकेट है? फिर सीए साहब ने हाथ खड़े कर दिए, बोले आप खुद जाओ जी वहां पे मिल के आओ उनको। आईटीओ पे ऑफिस है इनका सेल टैक्स वालों का। अच्छा। मैं वहाँ मिला जी जाके, एक साहब थे, अफसर आदमी थे, बड़े अफसर आदमी। उन्होंने मेरे को ऐसे बिठाया जैसे कुत्ते को बिठाते हैं ना, मतलब ऐसे डील करते हैं वो। आप ये मान के चलो कि बिजनेसमैन तो चोर है। वो एक ठप्पा लगा हुआ है कि आप चोरी कर रहे हो। अब चोर जो एक्चुअल चोर है वो तो साहब है, लेकिन बिजनेसमैन चोर है। आप अच्छा भी काम कर रहे हो तो भी आप चोरी हो। मैं चला गया जो डरता डरता वहां पे भाई साहब, बोले ये डुप्लीकेट है। एक उनके असिस्टेंट थे, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा बताना कैसे क्या करना है यार। आप मानोगे भाई साहब, बोला भाई ये 7 से कम में ना मानना है। अच्छा। अब आप समझ लेना, 7 से कम में ना मानना बिल्कुल। अरे मैंने कहा हुआ क्या, मेरे को ये तो बता दो यार। बोला हुआ क्या, डुप्लीकेट है, 420 है, मुकदमा दर्ज होगा 420 का। अच्छा। हाँ। और भाई साहब मेरे को उसने सामने बिठा के, और उसी वक्त तो सामने शायद थाना है वहाँ पे, आईटीओ के साथ में ना थाना है, वहाँ किसी को फोन कर दिया भाई साहब। अच्छा। हाँ, बोला भाई डुप्लीकेट सी फॉर्म है इसका और एफआईआर लॉन्च करवानी है, क्या सिस्टम रहेगा? अब मैं डर गया। मैंने उस लड़के को कहा मगर तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं यार, लेकिन फिर भी एक थोड़ा अमाउंट नहीं था, बहुत बड़े अमाउंट पे मेरी उनके साथ एडजस्टमेंट हुई भाई साहब। वहीं बैठे बैठे बोले चाहिए भी आज ही है। ओह, आज ही चाहिए। वहां से खुराना साहब को फोन किया, उन्होंने वो सामान भिजवाया। अब वो डुप्लीकेट ओरिजिनल हो गया भाई साहब। एक्चुअली में नहीं था वो डुप्लीकेट। और मुझे क्या पता, आप समझे ना। लेकिन वो चल गया भाई, जब हुआ ही नहीं उसके बाद कुछ तो चल गया ना। चल गया। तो आप ये देखो कि आप कैसे बिजनेस करोगे, आप धंधा कैसे करोगे। अब सीबीआई से मेरा तो कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मैं कैसे फंसा, आम आदमी था, फंस गया। अब सेल टैक्स वाला है, अब वो कुछ भी बोल दे आपको आके, कुछ भी तो बोल सकता है ना, कुछ भी बोल सकता है, आपको मानना पड़ेगा। अब इस बीमारी से निकला भाई साहब, काम मेरा चल रहा है, मैं फिर भी चला रहा हूँ काम, क्योंकि काम मेरा ठीक चल रहा है। तो बाप ये लगाओ भी हो सकता है मैं लाख रुपया कमा रहा हूँ, आईटीआर मेरी हो सकता है 3-4 लाख रुपए की जा रही हो, लेकिन अब घर खर्चा तो चलाना है आपने। आप पक्के कच्चे के चक्कर में अपनी जिंदगी को खराब कर नहीं सकते। और सारी दुनिया चला रही है भाई, सब चला रहे हैं। अब क्या बताऊँ आपको मैं, बहुत कुछ चल रहा है बाजार में। खैर काम चल रहा है जी हमारा, ठीक चल रहा है। 2017 में एक नोटिस आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अच्छा। डिमांड 1,10 लाख रुपए। अरे अब ये किस चीज की डिमांड है मुझे तो नहीं पता। मैंने सीए साहब से पूछा, भाई एक डिमांड आई है। बोला हाँ मेल तो हमारे पास भी आती है। अरे तो बोला है किस चीज की भाई ये? बोला वो हमने ना जो पार्टनरशिप से प्रोप्राइटरशिप दोबारा हुई, जो पार्टनरशिप की मैंने बीच में एक, जब उससे हम प्रोप्राइटरशिप में गए तो वो हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया।
अच्छा, तो वो उस साल की एक रिटर्न नहीं भरी गई। ये टेक्निकल पॉइंट है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये जो लोग सुन रहे होंगे, कोई सीए होगा, कुछ और होगा, तो उसको हो सकता है समझ में आ रहा हो, लेकिन मेरे जैसा आदमी फंसता कैसे है और सरकार के कानून क्या है, मतलब वो मुझे आज तक समझ नहीं आ रही है बात। 2017 से आज 2026 हो गया है, 9 साल हो गए, वो केस चल रहा है। अच्छा भी चल रहा है। 1,10,00,000 रुपए की डिमांड, ऑन रिकॉर्ड 85 लाख रुपए की आपकी टर्नओवर है। टर्नओवर, प्रॉफिट नहीं, पूरे साल का टर्नओवर आपका 85 लाख रुपए है। आप कितना पैसा कमा लोगे उसमें, कितना कमा लोगे इतने कंपटीशन के टाइम में। लेकिन डिपार्टमेंट ने डिमांड निकाल दी 1,10,00,000 रुपए भी। अब सीए बताते हैं कि कानून ये है जी कि जितने की आपकी टर्नओवर होती है ना, डिपार्टमेंट उसको सारे को आपकी इनकम मानता है। अच्छा, अब ये कानून किस लिए बना रखा है आप समझ जाओ। ये कानून बनाने वालों ने बनाया इसलिए कि नीचे से ले ऊपर तक के सबके घर चलेंगे, बिजनेसमैन चोर है। चाहे वो कैसे भी अपना घर बेच के, गहने बेच के, रोटी एक टाइम ना खा के अपना काम चला रहा है, लेकिन वो चोर है। और जिन्होंने ये सारा सिस्टम करना है वो सब साधु है। अब वो केस आज तक चल रहा है भाई साहब, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अब उसका क्या होगा मुझे नहीं पता। हो सकता है 1 करोड़ रुपया देना भी पड़ जाए, कोई डिपार्टमेंट है, जेल भी हो सकती है। लेकिन गलती क्या है वो नहीं पता। मैं कहता हूँ चलो गलती कर भी ली, अब काम कर रहा है सारा सी, आप समझना, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या कर रहे हैं वो ही अकाउंट लिख रहे हैं, वो ही रिटर्न भर रहे हैं, वो ही इनकम टैक्स भर रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता है। क्योंकि अपने आदमी है, वही कर रहे हैं सारा कुछ, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जब हो गया तो आपको देखना है क्यों हो गया। अब वो धंधे चल रहे हैं जी सबके, सीए के भी चल ही रहे हैं। अब मेरे जैसे आदमी नहीं फंसेंगे तो उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी, दुकानदारी वैसे ही चलेगी। तो चोरी का ठप्पा तो शुरू से लेके ऊपर तक ना आपके साथ लगा हुआ है। अब इसको कैसे आप जस्टिफाई करते हो, क्या करते हो, वो आपकी सिरदर्दी है। डिपार्टमेंट ने तो एक नोटिस भेज दिया आपको, अब आपकी ड्यूटी है कि आप उसको कैसे डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई करोगे, कैसे कानून के हिसाब से चलोगे। वो सारी चीज़ें बड़े समझ से परे की बातें हैं ये। अभी देखो अंकित जी, इसमें 2009 से लेके और 2017 तक अब क्या क्या कुछ झेला, काम चल रहा है ठीक है, लेकिन आप खुल के काम नहीं कर सकते क्योंकि हर जगह पे कुछ ना कुछ आपको शिकायतें भी हैं, सब कुछ है। तो उसमें वो याद आता है, शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे है जिंदगी, पर चुप इसलिए है कि जो कुछ तूने दिया है वो भी बहुतों के नसीब में नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सिलसिला चलता रहा 2007 से लेकर 2017 तक। हाँ, ये जो बिजनेस में प्रॉब्लम्स आई सिस्टम के साथ आपका, ये सिस्टम का ना पार्ट है। मतलब प्रॉब्लम आप मान के चलो, मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप मान के चलो कि ये सब कुछ, अब आप देखो ना, इसमें एमसीडी भी इन्वॉल्व हो गई, इसमें इनकम टैक्स भी इन्वॉल्व हो गया, सेल टैक्स इसमें सेल टैक्स भी इन्वॉल्व हो गया, इसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हो गए, इसमें और तो और मैं आपको बताऊं, मतलब आगे आपको बताऊंगा, इसमें आपके एनजीटी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सब इन्वॉल्व है, सब इन्वॉल्व है। आप वही बात है, आप जैसे जैसे ग्रो करोगे ना, ये वैसे वैसे आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। छोटे लेवल पे अगर आप हो तो आप पैसा कमा, जिंदगी ठीक ठाक काट सकते हो आप रो पीट के, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया। या तो आपको गलत होना पड़ेगा, या तो आप अपना ईमान बेच दो, क्योंकि मेरे पास तो मौके थे, जींद में भी मौका था। जब उस लड़के ने पैसे जमा करवाए मेरे अकाउंट में 17 लाख रुपए में, हो जाता बेईमान। उस वक्त मेरे को 1995 में मिलते लगभग 10-12 लाख रुपए। अब सीबीआई वाला केस था, मैं ये सच बात है कि मैं जो मांगता मिलता, मेरे को मिल जाता, जो मांगता मिलता, लेकिन मैंने कोई हेल्प नहीं ली। जो हेल्प ली वो ऐसे नहीं ली कि कोई, मतलब आउट ऑफ दी हेल्प ली मैंने। नो डाउट उन्होंने हेल्प की मेरी, साइकोलॉजिकल हेल्प भी की, वैसे भी की,
लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कोई उनका नाजायज फायदा उठाया, बहुत लोगों ने उठाया, उनको भी पता है अभी बहुत लोगों ने उठाया। बिल्कुल। तो दोस्तों अगले एपिसोड में जानेंगे विनोद जी से कैसे वो अपने आखिरी बिजनेस तक पहुंचे जो अब तक बदस्तूर जारी है और उसमें क्या क्या इनको दिक्कतें आई। थैंक यू सो मच सर अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और अगर अभी तक आपने हमारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं एक्सीडेंटल बिजनेसमैन के, तो जल्दी से जाके एक्सीडेंटल बिजनेसमैन को देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में आपको इन एपिसोड से कुछ ना कुछ सीखने को मिले और आप अपने बिजनेस को ग्रो करें। और जरूर मिलेगा, मैं ये बता रहा हूँ आपको। मतलब जो भी चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जी। कोई भी आदमी काम करेगा उसको ये सब प्रॉब्लम्स 100% आएंगी ही आएंगी, उसको मेंटली प्रिपेयर होके चलना पड़ेगा। और मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ ना अंकित जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो कुछ याद है मेरे को वो मैं एज इट इज रिकलेक्ट करूँ। इसमें थोड़ी बहुत गलतियां भी हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 35-40 साल पुरानी बातें हम कर रहे हैं बैठ के। ऐसा नहीं है कि हूबहू सारा कुछ ऐसा होगा, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।